Hello friends, welcome back to my YouTube channel Learn with Vivekanand. My name is Vivek Kumar and today I will discuss about डायबिटीज मेलाइटस। आज हम इस वीडियो में डायबिटीज मेलाइटस के बारे में पढ़ेंगे। डायबिटीज मेलाइटस होता क्या है, व्हाट इज डायबिटीज मेलाइटस, इसके टाइप्स कितने होते हैं और डायबिटीज मेलाइटस के जो सिम्टम्स क्या हो सकते हैं, डायबिटीज मेलाइटस में कॉम्प्लिकेशन क्या आ सकती है और लास्ट में हम पढ़ेंगे कि डायबिटीज मेलाइटस जो होता है उसकी मैनेजमेंट कैसे की जा सकती है। तो सबसे पहले हम डायबिटीज मेलाइटस के बारे में थोड़ी सी इंट्रोडक्शन और जानकारी ले लेते हैं कि डायबिटीज मेलाइटस आखिर क्या है। और डायबिटीज मेलाइटस जो ये एक ऐसी बीमारी है जो सबसे ज्यादा इंडिया में है, जिसमें 36 मिलियन से भी ज्यादा लोग इससे अफेक्टेड है। यह ICMR की यह एक डाटा है, जिसमें जो 90% जो पीपुल है, जो 90% जो लोग हैं वो डायबिटीज मेलाइटस के टाइप 2 से अफेक्टेड है। मैक्सिमम लोग टाइप 2 से ही सफर कर रहे हैं। तो डायबिटीज मेलाइटस ही एक ऐसा बीमारी है जो उसके अफेक्टेड होने से हमारे बॉडी में बहुत सारी चेंजेस होने लगती है, जैसे कि वीकनेस होने लगती है, उसमें जो पॉलीयूरिया होने लगती है, बहुत सारे ऐसे सिम्टम्स है, यह हम आगे देखेंगे। लेकिन डायबिटीज मेलाइटस के साथ साथ और भी सारी बीमारियां होने लगती है, जैसे ट्यूबरकुलोसिस, हाइपरथायराइडिज्म, कैंसर, एड्स होने की चांसेस बहुत रहते हैं। देखिए, हमारे इंडिया में डायबिटीज मेलाइटस जो होती है, कोई भी व्यक्ति अगर सफर कर रहा है, कोई भी पर्सन सफर कर रहा है, तो उसके साथ साथ ट्यूबरकुलोसिस होने की चांसेस ज्यादा होती है। ये हमारे इंडिया में भी ऐसे होती है। तो देखिए, सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि डायबिटीज मेलाइटस क्या है और इसकी इफेक्टिव क्या होती है। तो दिस इज द मेटाबॉलिक डिजीज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ और डिक्रीज्ड एंड इफेक्टिवनेस ऑफ इंसुलिन। तो देखिए, हमने पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं कि ब्लड रेगुलेशन पढ़ चुके हैं। तो उस वीडियो में हमने पूरी अच्छी तरीके से डिस्क्राइब कर दिया है कि आखिर ब्लड रेगुलेशन कैसे होती है इंसुलिन और ग्लूकागॉन हार्मोन से। देखिए, हमारे एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, हमारे बॉडी में जो पेनक्रियाज ऑर्गन है वो 2 टाइप्स के हार्मोन रिलीज करते हैं, एक इंसुलिन, एक ग्लूकागॉन। ये जो 2 चीजें हैं ये हमारे बॉडी में क्या करते हैं, हमारे बॉडी में ग्लूकोज को मेंटेन करके रखते हैं। जैसे ही अगर ग्लूकोज की लेवल हमारे बॉडी में अगर इंक्रीज होती है, वैसे ही हमारे पेनक्रियाज क्या करते हैं, बीटा सेल्स के द्वारा रिलीज करते हैं इंसुलिन। और वो इंसुलिन क्या करती है, जो हमारे ब्लड में जो इंक्रीज हुई है ग्लूकोज की लेवल, वो उसे पकड़कर कहाँ ले जाती है, लीवर में ले जाती है और लीवर में उसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करती है और हमारा ब्लड में ग्लूकोज की लेवल मेंटेन हो जाती है। वैसे ही है ग्लूकागॉन का फंक्शन। ग्लूकागॉन जो है पेनक्रियाज के अल्फा सेल्स के द्वारा वो रिलीज होता है, सिक्रेट होता है। और वो कब काम करता है, जब हमारे बॉडी में ग्लूकोज की लेवल यानी ब्लड में ग्लूकोज की लेवल कम हो जाती है, तब ग्लूकागॉन हार्मोन रिलीज होता है पेनक्रियाज के द्वारा और वो क्या करता है, ग्लाइकोलाइसिस स्टार्ट करता है, जिसके द्वारा हमारे बॉडी में ग्लूकोज की लेवल मेंटेन हो जाती है, हमारी ब्लड में ग्लूकोज की लेवल मेंटेन हो जाती है। दूसरी लाइन है कि इंक्रीज शुगर लेवल कॉल्ड हाइपरग्लाइसीमिया। देखो, जो ब्लड में जो ग्लूकोज की लेवल इंक्रीज हो जाती है उसको हाइपरग्लाइसीमिया कहा जाता है, लेकिन अगर डिक्रीज हो जाता है तो उसको हाइपोग्लाइसीमिया कहा जाता है। यहाँ हम इंक्रीज के लिए हैं क्योंकि हमारे बॉडी में क्या है, अगर हम यहाँ पे समझने वाले हैं डायबिटीज मेलाइटस के बारे में। डायबिटीज मेलाइटस में होता है कि हाइपरग्लाइसीमिया ही हो जाती है, जिसके कारण हमारे बॉडी में ग्लूकोज की लेवल बढ़ जाती है और हमारे बॉडी बहुत सारे चेंजेस होने पड़ता है। उसके बाद इसकी डेफिनेशन एक देख लेते हैं, क्या होती है इसकी डेफिनेशन एक्यूरेट। तो डायबिटीज मेलाइटस इज अ ग्रुप ऑफ डिजीज कैरेक्टराइज्ड बाय high level of blood glucose resulting from defect in insulin production and action or both। देखिए, डायबिटीज मेलाइटस जो पहली लाइन है कि ये ग्रुप ऑफ डिजीज है, ये इसके होने के साथ साथ ट्यूबरकुलोसिस, हाइपरथायराइडिज्म ये सब होने के चांसेस होते हैं, इसीलिए इसको ग्रुप ऑफ डिजीज कहा गया है। उसके बाद कहा गया कि हाई किसके द्वारा होता है, हाई लेवल ऑफ ब्लड ग्लूकोज रिजल्टिंग फ्रॉम द डिफेक्ट इन इंसुलिन प्रोडक्शन, इंसुलिन के प्रोडक्शन। यहाँ पे दो फैक्टर, यहाँ पे 2 चीज होते हैं। इंसुलिन या तो प्रोडक्शन नहीं होगी, उसके मतलब एनफ प्रोडक्शन नहीं होगी, सफिशिएंट प्रोडक्शन नहीं होगी, और हम या तो उसकी दूसरी कंडीशन है कि इंसुलिन जो है इफेक्टिव नहीं होगी।
वो एक्शन नहीं कर पाएगा, जो हमारी इस बॉडी की सेल है वो इनएक्टिव हो जाएगी। तो वो कहा गया है ये दोनों कंडीशन में ग्लूकोज की लेवल हमारे बॉडी में बढ़ जाती है। यही इसकी डेफिनेशन है। इसके बाद हम देख लेते हैं इसकी टाइप्स, और ये टाइप्स बहुत ही मजेदार है पढ़ने में, और ये हम अभी पढ़ेंगे कि सबसे पहला टाइप है प्राइमरी। इसको डायबिटीज मेलाइटस को प्राइमरी, सेकेंडरी और गेस्टेशनल डायबिटीज कहा गया। गेस्टेशनल क्या होता है कि गेस्टेशनल ये प्रेगनेंसी के समय होती है। ये कैसे होती है, क्यों होती है, ये कैसे इसमें गेस्टेशनल डायबिटीज प्रेगनेंसी में हो जाती है, हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि प्राइमरी में दो आते हैं, टाइप 1 एंड टाइप 2, और सेकेंडरी इसको भी देख लेते हैं, और गेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस को भी देखेंगे। तो उसके बाद हम देख लेते हैं प्राइमरी। आखिर प्राइमरी डायबिटीज मेलाइटस होता क्या है। प्राइमरी जो डायबिटीज मेलाइटस होती है ये दो टाइप की होती है, टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस एंड टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस। इसमें दोनों चीजों में हम एंड टाइप 2। तो टाइप 1 क्या है और टाइप 2 क्या है अभी देख लेते हैं। कि टाइप 1 कहता है कि डज नॉट मेक एनफ इंसुलिन। ये टाइप 1 में होता है कि इंसुलिन की क्या होती है, एनफ, यानी उसकी सफिशिएंट प्रोडक्शंस नहीं हो पाती है। तो इसमें अगर सफिशिएंट प्रोडक्शंस नहीं हो पाती है तो इंसुलिन हम जानते हैं कि इंसुलिन कहाँ से रिलीज होती है, पेनक्रियाज के आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंड्स के बीटा सेल्स के द्वारा। तो या तो वो डैमेज है या पेनक्रियाज ही डैमेज है। पेनक्रियाज में अगर कोई अल्टरेशन है या पेनक्रियाज के सेल्स में कोई अल्टरेशन है तभी वो इंसुलिन की प्रोडक्शंस नहीं हो रही है। और टाइप 2 में होता है कि डिक्रीज सेंसिटिविटी ऑफ इंसुलिन। इसमें इंसुलिन की सेंसिटिविटी कम हो जाती है, वो इनएक्टिव हो जाती है, और इनएक्टिव होने के कारण वो सेल्स में ग्लूकोज नहीं भेज पाता है, इसीलिए ब्लड में ग्लूकोज की लेवल बढ़ जाती है। और टाइप 1 में तो ग्लूकोज इनफ बन ही नहीं रहा है, सफिशिएंट अमाउंट में बन ही नहीं रहा है। और उसके बाद फिर से टाइप 1 में देख लेते हैं कि टाइप 1 में है कि कैन बी ड्यू टू द जेनेटिक, इम्यूनोलॉजिक, एनवायरमेंटल फैक्टर्स। देखिए ये जेनेटिक भी हो सकता है, हमारे इम्यूनोलॉजिकल भी हो सकता है। अगर इम्यूनिटी में कोई अल्टरेशन है तो उसके कारण हमारी बॉडी के सेल्स क्या हो, वो जो पेनक्रियाज के सेल्स अगर डेड कर जाएं या उसको वो क्या करें, वो डेड कर जाएं, जिसके कारण वो वहाँ पे इंसुलिन नहीं प्रोडक्शन हो रही है। और इन्वायरमेंटल फैक्टर के कारण भी हो सकता है। वही हम देख लेते हैं टाइप 2 में। टाइप 2 कहता है कि कैन बी ड्यू टू द हेरेडिटरी और इन्वायरमेंटल फैक्टर। ये भी ये कहता है कि ये हेरेडिटरी भी हो सकता है और इन्वायरमेंटल फैक्टर भी हो सकता है। तो ये कहता है कि देखिए दोनों जो डायबिटीज मेलाइटस है, या ये जो हम कह सकते हैं कि डायबिटीज मेलाइटस हेरेडिटरी भी हो सकती है, मे बी हो सकती है और नहीं भी हो सकती है, इसमें चांसेस होने के चांसेस हैं। उसके बाद देख लेते हैं टाइप 1 में कीटो एसिडोसिस। टाइप 1 का डायबिटीज मेलाइटस का एक कैरेक्टर है कीटो एसिडोसिस। कीटो एसिडोसिस क्यों कहा गया है, क्योंकि कीटो एसिडोसिस में होता है कि जब हमारे बॉडी में यानी सेल्स में जब ग्लूकोज की डेफिशिएंसी हो जाती है तभी कीटो एसिडोसिस होता है। और कीटोन का फॉर्मेशन कब होता है, जब हमारे बॉडी को एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है एट द टाइम ऑफ स्टार्वेशन ऑफ सेल्स। जब हमारी सेल्स जब स्टार्व हुए वहाँ पे, तब हमारे बॉडी को क्या चाहिए, वहाँ पे हमारा सेल्स भूखा है, जो हमको एनर्जी चाहिए, और ग्लूकोज के लेवल ब्लड में ज़्यादा है लेकिन सेल्स में नहीं आ रहे हैं, तो वहाँ पे वो कीटो एसिडोसिस होती है। और कीटो एसिडोसिस क्यों होती है, देखिए एक नॉर्मल होमियोस्टेसिस होती है कि जब हमारी बॉडी में कीटोन की नॉर्मल फॉर्मेशन हो रही है, जिसके कारण हमारी बॉडी में एनर्जी प्रोवाइड हो रही है, किसके द्वारा, कीटोन के द्वारा। और जब वो कीटोन की फॉर्मेशन हाई अमाउंट में हो, एक्सेसिव अमाउंट में हो जाती है, तभी उसको कहा जाता है कीटो एसिडोसिस। उसके बाद देख लेते हैं टाइप 2 में। टाइप 2 में कीटो एसिडोसिस नहीं होती है। देखिए टाइप 2 में कीटो एसिडोसिस क्यों नहीं होती है, क्योंकि इसमें जो होता है होने के चांसेस कम रहते हैं, रेयर होते हैं। इसमें अगर होते भी हैं तो रेयर होते हैं। इसमें होते क्यों नहीं है कि जो सेल्स हैं, तो सेल्स तो सही हैं, वो ठीक है, लेकिन जो इंसुलिन की जो है वो इनएक्टिव हो जाती है, वो ग्लूकोज भेज ही नहीं पाती है। तो इस कंडीशन में होता है कि इसमें कीटो एसिडोसिस नहीं होता है, होने के चांसेस भी कम होते हैं। और उसके बाद देख लेते हैं इसमें टाइप 1 में। टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस जुवेनाइल ऑनसेट, ये ज़्यादातर जो होती है ये एडल्ट एज में या उससे कम के एज में होने के चांसेस होते हैं, डायबिटीज मेलाइटस टाइप 1।
उसके बाद ये 10% पीपुल इसको सफर करते हैं, उससे ज्यादा नहीं, 10% ही इसको सफर करते हैं हमारे इंडिया में। उसके बाद देख लेते हैं 90% पीपुल सफर फ्रॉम डायबिटीज मेलाइटस टाइप 2। क्यों? क्योंकि ये ओबेसिटी, डायबिटीज मेलाइटस जो टाइप 2 है इसके फैक्टर है ओबेसिटी। ओबेसिटी होने के कारण जो हमारी बॉडी में सेल्स होते हैं जो इनएक्टिव हो जाते हैं, यही होती है, और इम्यूनोलॉजिकल इम्बैलेंस हो जाती है, इन्वायरमेंटल फैक्टर होते हैं, इसके कारण हमारी बॉडी में क्या होते हैं, इंसुलिन की प्रोडक्शंस तो होती है लेकिन उसकी इनएक्टिव हो जाती है इंसुलिन। उसके बाद मैच्योरिटी ऑनसेट, ये एडल्ट में भी हो सकते हैं, ये एडल्ट के लाइफ के मिड एज में भी हो सकते हैं और लाइफ के लास्ट स्टेज में भी हो सकते हैं। उसके बाद देख लेते हैं, हम तो प्राइमरी जान गए क्या होते हैं, प्राइमरी में 2 होते हैं, टाइप 1 एंड टाइप 2। उसके बाद हम देख लेते हैं सेकेंडरी डायबिटीज मेलाइटस। सेकेंडरी में होता है कि सेकेंडरी डायबिटीज मेलाइटस में होता है पेनक्रियाटाइटिस। पेनक्रियाटाइटिस का मतलब होता है कि पेनक्रियाज में अगर कोई इन्फेक्शन हो जाती है जिसके कारण इंसुलिन की प्रोडक्शन नहीं हो पाती है, जिसके कारण ग्लूकागॉन की प्रोडक्शन नहीं हो पाती है, जिससे हमारे बॉडी में ग्लूकोज की लेवल को मेंटेन नहीं हो पाती है। उसके बाद है एबनॉर्मल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एंजियोस्टेन हार्मोन ड्यू टू एंजियोस्टिक, देखिए एबनॉर्मल कंसंट्रेशन ऑफ एंटागोनिस्टिक हार्मोन ड्यू टू द हाइपरकॉर्टिसिज्म। देखिए हाइपरकॉर्टिसिज्म क्या होती है, हाइपरकॉर्टिसिज्म होते हैं जो इसमें कोलेस्ट्रॉल जो होते हैं, जो इसमें कॉर्टिसोल होते हैं, जो कॉर्टिसोल होते हैं हमारे जो एड्रीनल ग्लैंड के द्वारा रिलीज होते हैं, ये ज्यादा मात्रा में रिलीज होने लगते हैं, जिसके कारण हमारे बॉडी में बहुत सारी चेंजेस होने लगती हैं। उसके बाद है हाइपर पिट्यूटरिज्म। हाइपर पिट्यूटरिज्म में है कि इसमें जो पिट्यूटरी ग्लैंड जो ज्यादा एक्टिव हो जाती है, ज्यादा हार्मोन रिलीज करने लगती है, जिससे बॉडी में बहुत सारे चेंजेस होने लगते हैं। हाइपर थायराइडिज्म एंड इंक्रीज ग्लूकागॉन एक्टिविटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जी। इसमें ग्लूकागॉन की एक्टिविटी हाई हो जाती है। ये क्यों होती है? क्योंकि सेकेंडरी डायबिटीज मेलाइटस में ये कोई अगर पेनक्रियाज में इन्फेक्शन है तो वो तो रिलीज ही नहीं करेगा, लेकिन इसमें कभी कभी हो जाती है कि ग्लूकागॉन की एक्टिविटी ज्यादा हो जाती है, कभी कभी होती है इंसुलिन की एक्टिविटी कम हो जाती है, और ग्लूकागॉन की एक्टिविटी ज्यादा होने के कारण क्या होती है, वहां पे हम जानते हैं कि ग्लूकागॉन की एक्टिविटी के कारण जो हमारा लीवर जो में ग्लाइकोजन स्टोर है वो फास्ट क्या होते हैं, ग्लाइकोलाइसिस होने लगते हैं, और ग्लाइकोलाइसिस होने के ज्यादा फास्ट ग्लाइकोलाइसिस या ज्यादा ग्लाइकोलाइसिस होने के कारण हमारे बॉडी में या हमारे ब्लड में ग्लूकोज की लेवल हाई हो जाती है, जिसके कारण हाइपर कैल्सीमिया हो जाती है। और इसके बाद हम देख लेते हैं गेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस। आखिर क्या होती है गेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस? गेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस इज आल्सो कॉल्ड एट डायबिटीज ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। ये प्रेगनेंसी के समय होती है, ये ऐसी डायबिटीज जो मेलाइटस होती है ये प्रेगनेंसी के समय होती है। ये क्यों होती है? क्योंकि जो हमारी जो बॉडी में रिलीज हो रही है इंसुलिन वो, और हमारे बॉडी में प्रेगनेंसी के समय क्या होती है, हमारे बॉडी में नहीं, जो प्रेगनेंसी जो प्रेग्नेंट वोमेन है उसके प्लासेंटा के द्वारा हार्मोन रिलीज होने लगती है, बहुत सारे हार्मोन रिलीज होती है, जिसके कारण हमारी इंसुलिन में जो रिलीज हो रही है इंसुलिन जो इनएक्टिव हो जाती है। तो देख लेते हैं, इसको शॉर्ट फॉर्म से डिनोट किया जाता है GDM, जिसका कहा जाता है गेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस। तो इसमें होता है GDM इज a condition in which a hormone made by the placenta prevents the body from using the insulin effectively। तो वही होते हैं जो हमारे जो प्रेग्नेंट वोमेन में जो प्लासेंटा बहुत सारे हार्मोन रिलीज करते हैं उस समय, जैसे हम एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, FSH, ये सारे रिलीज होते हैं प्लासेंटा के द्वारा, और ये जो होते हैं ये इनएक्टिव कर देते हैं किसके फंक्शन को, इंसुलिन के फंक्शन को। और वी आर नो डैट द इंसुलिन इज हेल्प्स इन द डिक्रीजेज द ग्लूकोज लेवल इन द ब्लड एंड मेंटेनेंस द ग्लूकोज लेवल इन द ब्लड। एंड इसके सिम्टम्स अब देख लेते हैं। अब सारी चीजें हो गई, अब हम सिम्टम्स देख लेते हैं क्या होती है सिम्टम्स। अगर किसी व्यक्ति को ये सारे सिम्टम्स हैं तो वो डायबिटीज मेलाइटस होंगी, जो अभी हम पढ़ने वाले हैं। तो डायबिटीज मेलाइटस के सिम्टम्स क्या हो सकती है? सबसे पहले हम 3P से हम इसको इसमें जानते हैं 3P होता क्या है। देखिए 3P होते हैं यानी पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया, पॉलीफेजिया। सबसे पहले पॉलीयूरिया फ्रीक्वेंट यूरिनेशन। फ्रीक्वेंट यूरिनेशन क्यों होती है? देखिए फ्रीक्वेंट यूरिनेशन इसलिए होती है कि जो हमारी बॉडी में जो होते हैं बहुत सारे ग्लूकोज की लेवल ज्यादा हो जाती है,
और वो ग्लूकोज के लेवल के ज़्यादा होने के कारण हमारे बॉडी में क्या होते हैं, एसिड बेस वो इम्बैलेंस हो जाते हैं, जिसको मेंटेन करने के लिए पॉलीयूरिया, बहुत सारे यूरिनेशन जो लॉस होने लगते हैं, और कीटो एसिडोसिस के कारण भी पॉलीयूरिया होती है, जिससे बहुत सारा यूरिन लॉस होती है। उसके बाद पॉलीडिप्सिया। पॉलीडिप्सिया होती है एक्सेसिव थर्स्ट। पॉली यानी मेनी और डिप्सिया मतलब वो कुछ को प्यास लगी है, उसके थर्स्ट है। तो पॉली, अब जाहिर सी बात है कि किसी को अगर पॉलीयूरिया है तो उसको पॉलीडिप्सिया भी होगी। अगर वो बहुत सारा मिनरल्स रिलीज कर रहा है, वहां से क्या कर रहा है, बहुत सारा फ्लूइड रिलीज कर रहा है, बॉडी से पास आउट हो रहा है, यानी उसको प्यास भी लगेगी। उसमें अगर हमारे बॉडी को मेंटेन करने के लिए बाहर से बहुत सारी चीज़ें लेनी पड़ती है, जिससे प्यास लगती है, उसके कारण लेने पड़ती है। उसके बाद पॉलीफेजिया। पॉलीफेजिया में होती है कि एक्सेसिव हंगर, बहुत सारी भूख लगती है। क्यों? क्योंकि जब हमारे बॉडी में ग्लूकोज की लेवल ज़्यादा होती है तो उस समय हमारे बॉडी के जो सेल्स होते हैं, सेल्स को क्या होती है, सेल्स को नहीं मिल पाती एनर्जी, और नहीं उसको नरिशमेंट नहीं प्रोवाइड होती है सेल्स को, जिसके कारण वो ब्रेक डाउन हो लगती है, और सेल्स के ब्रेक डाउन होकर वो बाहर निकलने लगते हैं, यूरिन के द्वारा पास आउट होने लगते हैं, या फीसेस के द्वारा पास आउट होने लगते हैं, जिससे वीकनेस आती है और जिससे वेट लॉस होने लगती है, जिसके कारण हमारे बॉडी को बहुत सारी भूख लगती है, बहुत सारी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, जो बहुत सारा हम खाना खाते हैं। किसमें? डायबिटीज मेलाइटस में। ये 3 मेजर सिम्टम्स हैं, पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया, पॉलीफेजिया। और उसके बाद वीकनेस। जैसा कि हम जानते हैं कि अगर बॉडी में सेल्स को एनर्जी प्रोवाइड नहीं होगी तो वो वीकनेस होगी, और हमारे बॉडी में जो ब्रेक डाउन होने लगती है मसल्स की, मसल्स लॉस होने लगती है, उसको कहा जाता है, जिसके कारण वो वीकनेस होने लगती है। फ्रूटी स्मेल्स इन ब्रीथ। देखिए क्या होती है, फ्रूटी स्मेल्स क्यों आती है? जब बॉडी स्टारवेशन पे रहती है, यानी सेल स्टार रहती है, सेल भूखा रहता है, जैसे कि हम जानते हैं कि उस समय क्या होती है, कीटोन बॉडी की फॉर्मेशन होती है। ये कीटोन बॉडी की फॉर्मेशन कहाँ से होती है? ये हमारे लिपिड से फॉर्मेशन है। लिपिड एक इनसॉल्युबल ऑर्गेनिक सबस्टांस है जो वाटर में सॉल्युबल नहीं होता है। ये हमारे बॉडी में स्टोर रहते हैं एडिपोज टिश्यू के फॉर्म में, और ये एडिपोज टिश्यू जो हमारे फैट होते हैं वही होते हैं, और ये फॉर्मेशन होती है स्टारवेशन के समय। जब हमारा सेल भूखा होता है तो वो कीटोन बॉडीज का फॉर्मेशन करते हैं। फैटी एसिड के द्वारा कीटोन बॉडीज की फॉर्मेशन होती है, यानी लिपिड्स के द्वारा देखिए फैटी एसिड का लिपिड का स्मॉलेस्ट कंस्टिट्यूएंट है फैटी एसिड, और ये जो फॉर्मेशन होती है कीटोन बॉडीज की फॉर्मेशन होने लगती है। और ये कीटोन बॉडीज होते हैं, एक तो होते हैं एसिटोएसिटेट, इसका ये ऐसे डिनोट किया जाता है एसिटोएसिटेट। उसके बाद 3 बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटरेट को ऐसे डिनोट किया जाता है। और उसके बाद एक और रिलीज होता है एसीटोन। ये जो 3 जो होते हैं हमारे बॉडी को क्या प्रोवाइड करते हैं, एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। सॉरी, 3 में से 2 ही हमारे बॉडी की एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। ये एसीटोन जो होता है वेस्ट प्रोडक्ट होता है, ये वेस्ट बाद में रिलीज होते हैं, यूरिनेशन के थ्रू ये रिलीज हो जाते हैं। तो हम सबसे पहले हम पढ़ें क्या कि हमारे बॉडी में अगर कीटोन बॉडीज की फॉर्मेशन होती है तो क्यों होती है। हमारे बॉडी में कीटोन बॉडीज की फॉर्मेशन इसलिए होती है कि हमारे बॉडी को एनर्जी चाहिए एट द टाइम ऑफ स्टारवेशन ऑफ द सेल्स। जब सेल्स हमारा भूखा होता है इन द कंडीशन ऑफ हाइपरग्लाइसीमिया, तो उस समय कीटोन बॉडीज की फॉर्मेशन होती है, और एसिटोएसिटेट और 3 बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटरेट के द्वारा एनर्जी प्रोवाइड होती है हमारे ब्रेन को, हमारे हार्ट को, और हमारे जो जितने भी ऑर्गन्स हैं उनको एनर्जी प्रोवाइड करती है, और हमारे बॉडी को भी एनर्जी प्रोवाइड करती है, जिसके कारण हमारी बॉडी कुछ उस समय वर्क कर पाता है। तो उसके बाद देख लेते हैं कि एसीटोन। तो इस समय एक थर्ड है एसीटोन। एसीटोन एक वेस्ट प्रोडक्ट होता है। अगर कीटोएसिडोसिस होनी, यानी कीटोन बॉडी की लेवल क्या होगी, इंक्रीज हो गई। अगर इसकी इंक्रीज हो जाएगी एसीटोन की लेवल, यानी अगर कीटोन की बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है कि एसीटोन की लेवल भी बढ़ेगी। अगर एसीटोन की लेवल बढ़ी तो एक ये शो करता है फ्रूटी स्मेल, ये थोड़ा स्वीट स्मेल शो करता है। इसी कारण जो जितने भी डायबिटिक मेलाइटस के जो पेशेंट है उनको फ्रूटी स्मेल्स होते हैं। जब वो सांस लेते हैं, जब सांस छोड़ते हैं, सांस लेते हैं, तो उस समय फ्रूटी स्मेल्स जो वो फील होते हैं, वो वैसा स्मेल होती है। उसके बाद वेट लॉस। जैसा कि हम जानते हैं, अगर उसके क्या होंगे, अगर जो लिपिड्स हैं वो फॉर्मेशन कीटोन बॉडीज की फॉर्मेशन में अगर वो वर्क करने लगते हैं तो हमारे लिपिड जो क्या चीज़ के स्टोर हैं,
फैट के रूप में स्टोर है, एडिपोज रूप के फॉर्म में स्टोर है, तो वो ब्रेक डाउन होने लगते हैं। जब हमारे बॉडी के फैट ब्रेक डाउन होने लगते हैं तभी वेट लॉस होने लगते हैं। उसके बाद डिहाइड्रेशन, जैसा कि हम जानते हैं कि अगर वो शो करेगा पॉलीयूरिया तो डिहाइड्रेशन होगी, क्योंकि हमारे बॉडी से बहुत सारा फ्लूइड क्या होंगे, रिलीज होंगे, पास आउट होंगे, तो डिहाइड्रेशन होने की बहुत ही चांसेस है। उसके बाद देख लेते हैं डायबिटीज कोमा। देखिए डायबिटीज कोमा इसलिए होते हैं कि डायबिटीज में कोमा में जो हाइपरग्लाइसीमिया होती है, यानी ब्लड में जो ग्लूकोज की लेवल बढ़ी हुई है वो न्यूरॉन्स के लेवल को डैमेज कर देते हैं, न्यूरॉन्स को डैमेज करते हैं, ताकि वो इन्फॉर्मेशन इधर से उधर नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण वो जो पेशेंट जो होता है डायबिटीज मेलाइटस के, अगर वो सीवियर कंडीशन में, यानी अगर वो सीवियर कंडीशन में कैसे कि अगर 900 अगर ml पर डेसीलीटर उसकी अगर ब्लड की ग्लूकोज की लेवल है, तो वो जाहिर सी बात है कि डायबिटीज कोमा में हो जाने की चांसेस बहुत ही रहती है। उसके बाद हम देख लेते हैं इसकी कॉम्प्लिकेशन क्या होती है। इसकी कॉम्प्लिकेशन क्या होती है कि कॉम्प्लिकेशन में डायबिटीज मेलाइटस के कॉम्प्लिकेशन में फर्स्ट कॉम्प्लिकेशन है कि डायबिटीज कीटो एसिडोसिस हो जाती है। कीटो एसिडोसिस, जैसे कि हम जानते हैं कि ये डायबिटीज कीटो एसिडोसिस किसमें टाइप फर्स्ट में शो करती है, टाइप फर्स्ट में शो करती है। क्यों टाइप फर्स्ट में शो करती है? क्योंकि इसमें जो होता है इंसुलिन की प्रोडक्शन इनफ नहीं हो पाती है, और हमारे बॉडी को ग्लूकोज चाहिए, हमारी बॉडी के सेल्स को ग्लूकोज चाहिए, वो नहीं मिल पाती है, और क्या होती है जिसके कारण डायबिटीज कीटो एसिडोसिस होते हैं। कीटोन की फॉर्मेशन ज्यादा मात्रा में होती है, ज्यादा यूनिट में होती है, इसीलिए वो क्या होती है, डायबिटीज कीटो एसिडोसिस हो जाती है। उसके बाद मायोकार्डियल इन्फेक्शन। देखिए हम बॉडी में हम बहुत सारे जानते हैं कि एक होती है इन्फेक्शन यानी कोई बाहर से जर्म्स या कोई भी इन्फेक्टेड जो पार्टिकल्स है वो घुल जाते हैं, वो इसमें मिक्स हो जाते हैं, जिससे इन्फेक्ट हो जाते हैं, जो बहुत सारे सिम्टम्स शो करते हैं। एक होता है इन्फेक्शन मायोकार्डियल इन्फेक्शन, ये होती है, एक स्पेशल वर्ड यूज किया गया है। ये होता है कि इन्फेक्शन इसलिए होती है जब ब्लड में जब ग्लूकोज की लेवल ज्यादा होती है तो वहां पे क्या होने लगती है, वेसल्स में वहां पे प्लग फॉर्मेशन लगती है, और जब वहां पे प्लग फॉर्मेशन होने लगती है तो वहां पे बर्स्ट होने की चांसेस है, जो वेसल्स होती है बर्स्ट होने की चांसेस होने लगती है। इसी के कारण वो इन्फेक्शन, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, उसमें वो मिक्स होने के चांसेस हो जाते हैं, इसीलिए उसको कहा जाता है मायोकार्डियल इन्फेक्शन होने के चांसेस ज्यादा हैं डायबिटीज मेलाइटस में। उसके बाद स्ट्रोक देखिए, जब जाहिर सी बात है कि डायबिटीज मेलाइटस में हाइपरग्लाइसीमिया जब होंगे तो क्या होंगे, स्ट्रोक में जाने की चांसेस है। उसके बाद ब्लाइंडनेस में होते हैं जो ऑस्कुलर, जो हमारे आई के ऑस्कुलर ऑस्कुलर जो उसमें ग्रेडियंट है, जो जैसे कि हम जानते हैं कि अगर ऑस्कुलर जो ये सारे काम करते हैं क्या चीज़ पे, न्यूरॉन सिस्टम से जाओ, अगर न्यूरॉन सिस्टम डैमेज होंगे तो ब्लाइंडनेस भी होने की चांसेस है, क्योंकि अगर उसमें जो विट्रस ह्यूमर होता है उसमें अगर ग्लूकोज की लेवल ज़्यादा हो जाती है तो वो ब्लाइंडनेस होने की चांसेस है, जो हमारे जो आई में होती है। उसके बाद पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस, जैसा कि हम जानते हैं कि जो डायबिटीज मेलाइटस जो है उसके साथ साथ एक ग्रुप डिजीज होते हैं जो हमारे इंडिया में ज़्यादा देखी जाती है, ज़्यादा इसमें मिलते हैं, पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। उसके बाद रीनल फेलियर इसलिए ज़्यादा होती है कि हमारे बॉडी में जब ग्लूकोज की लेवल ज़्यादा होती है तो एक होता है ग्लूकोसूरिया में होती है, जो ग्लूकोज जो होता है यूरिन के थ्रू पास होने लगते हैं, जो ग्लूकोज होते हैं ये ब्लड में तो ज़्यादा है और जिसके कारण वो पास होने लगते हैं, तो वहाँ पे रीनल की ज़्यादा फिल्ट्रेशन यानी किडनी ज़्यादा फिल्ट्रेशन होने लगती है किडनी में, जिससे ब्लड में जो थ्रेशोल्ड ज़्यादा हो जाती है ब्लड की, जिसके कारण किडनी डैमेज भी होने की चांसेस होते हैं और हाइपरटेंशन होने के चांसेस रहते हैं। उसके बाद पेरीफेरल न्यूराइटिस, इसमें होता है कि पेरीफेरल जो लेग्स में जो पेरीफेरल जो लेग्स आर्म्स के जो नर्व्स होते हैं वो काम करना बंद कर देते हैं। इसके बाद बहुत महत्वपूर्ण, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है मैनेजमेंट। आखिर हम मैनेज कैसे कर सकते हैं डायबिटीज मेलाइटस को मैनेज करने के लिए सबसे पहले तो हम लाइफ स्टाइल चेंज करेंगे, क्योंकि जैसे कि हम तरह तरह के फूड खाते हैं, तो कहीं कहीं घूमने जाते हैं, ऐसे चीज़ खाते हैं जिसके कारण हमारे बॉडी में बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन, बहुत सारी सिम्टम्स, बहुत सारी चेंजेज होने लगती है, जो ओबेसिटी होने लगती है। जब बहुत सारे फूड लेने लगते हैं तो वो ओबेसिटी होने लगती है, जिसके कारण बहुत सारे डिजीज या सिम्टम्स के कारण और डायबिटीज मेलाइटस होने के चांसेस भी रहते हैं। तो डायबिटीज मेलाइटस के मैनेजमेंट के सबसे पहले तो लाइफ स्टाइल चेंज करनी है, उसके बाद बैलेंस डाइट लेनी है।
एक बैलेंस डाइट, एक बैलेंस रूप में डाइट लेनी है। ये नहीं कि हम बहुत सारा ऐसे चीज़ खाने, तले हुए चीज़ खा रहे हैं जिसके कारण बहुत सारे लिपिड्स और हमारे बॉडी में बहुत सारे फैट स्टोर होने लगते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि अगर ओबेसिटी होगी, अगर हाई रेगुलर फिजिकल अगर एक्टिविटी नहीं होगी, ओबेसिटी होगी, तो हमारे जो इंसुलिन है वो इनएक्टिव होने लगती है। जो हार्मोन इंसुलिन है वो इनएक्टिव होने लगता है, जो हमारा सेल्स भी जो होता है इनएक्टिव हो जाता है, उसको रिसेप्ट नहीं कर पाता है ग्लूकोज को। और उसके बाद एक्सरसाइज होनी चाहिए, डेली एक्सरसाइज ये तो होनी ही चाहिए। उसके बाद एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है LCKD। इसका मतलब होता है लो कार्ब एंड कीटोजेनिक डाइट। तो कीटोजेनिक जो डाइट होंगे वो लेंगे जो कार्बोहाइड्रेट कम लेंगे, डायबिटीज मेलाइटस में कार्बोहाइड्रेट कम लेंगे, लिपिड की लेने की ज़्यादा, लिपिड जो हमारे बॉडी में है वो ज़्यादा लेने की चांस, जो डाइट है जो लिपिड कंटेनिंग डाइट है, जो गुड लिपिड है, जैसे कि ओलिक ऑयल जो है ये एक गुड लिपिड होती है। तो वो ओलिव ऑयल जो ये गुड लिपिड होते हैं वो ज़्यादा अगर लेंगे और कार्बोहाइड्रेट कम लेंगे तो वो मेंटेन रहती है, वहाँ पे मैनेजमेंट उसके द्वारा की जा सकती है डायबिटीज मेलाइटस की, जहाँ तक खाने पीने की बात है। उसके बाद ऑलवेज मॉनिटरिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल, ये इसको हमेशा मॉनिटरिंग करते रहेंगे कि ग्लूकोज की लेवल अगर ज़्यादा है कम है, तो वो फिजिशियन या किसी से हम जो फिजिशियंस हैं उसको जाके हम मिलेंगे और वहाँ से उसको ट्रीटमेंट कराने की पूरी कोशिश करेंगे। उसके बाद रिक्वायर इंसुलिन इंजेक्शन इन टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस। जैसा कि हम जानते हैं कि डायबिटीज मेलाइटस जो टाइप 1 है उसमें इंसुलिन की फॉर्मेशन एनफ हो ही नहीं पाती है, यानी सफिशिएंट होती ही नहीं है, जिसके कारण जो होती है जो ब्लड में ग्लूकोज की लेवल ज़्यादा हो जाती है। तो वो ग्लूकोज की लेवल ज़्यादा होने के कारण हमारे डायबिटीज मेलाइटस ज़्यादा उसको टाइप 1 होती है, और उसके लिए क्या होती है इंसुलिन की रिक्वायरमेंट होती है ताकि ग्लूकोज की लेवल को मेंटेन किया जा सके हमारे ब्लड में। उसके बाद रिक्वायर मेडिसिन फॉर मेंटेन और कंट्रोल ब्लड शुगर लेवल, ये होता है टाइप 2 में। ये टाइप 2 में क्यों होती है कि इसमें जो ब्लड में शुगर, तो एक इंसुलिन तो बनती है लेकिन वो क्या होती है सेल्स के द्वारा रिसेप्ट नहीं की जाती है और इंसुलिन इनएक्टिव हो जाती है, जिसके कारण ब्लड में ग्लूकोज की लेवल ज़्यादा हो जाती है। ताकि बहुत सारे हम मैनेजमेंट कर सकते हैं किसके द्वारा, हम मेडिसिन लेंगे किसी फिजिशियन ऑर्डर के द्वारा, फिजिशियन जो ऑर्डर करेगा वो मेडिसिन लेंगे और वहाँ से ग्लूकोज में बॉडी में ग्लूकोज की लेवल मेंटेन होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।